व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड unknown resistance of any conductor accurately. ठीक है, अब ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, बड़े गौर से देखना। इधर मैं आपकी बुक से नकल लगा के यहां पर बना रहा हूं। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है P, रेजिस्टेंस का नाम रखा हुआ है P। ये दूसरी रेजिस्टेंस है Q, ये हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है R, और ये अननोन रेजिस्टेंस है X। ये हमारे पास गिलवानोमीटर यहां पर एक लगाया, यहां पर ये एक बैटरी कनेक्टेड है, और ये हमारे पास एक स्विच है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। आपने क्या करना है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक रेजिस्टेंस इधर इस्तेमाल, आपने मैट्रिक में प्रैक्टिकल तो किए होंगे, वहां पर रेजिस्टेंस बॉक्सेस मिलते हैं। आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी वाले आपने प्रैक्टिकल किए हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा, एक रेजिस्टेंस आपको रेजिस्टेंस बॉक्सेस मिलते हैं। तो ये P और Q दो फिक्स रेजिस्टेंसेज हैं, यानी वो रेजिस्टेंस बॉक्स में से आपने 100 ओम आपने ऐसे निकाली हुई है, ठीक है, 100 ओम या दूसरी 500 ओम है ऐसे, लेकिन फिक्स ही है, वो हमने नहीं निकाली, ये फिक्स रेजिस्टर्स है। जबकि ये जो R है ये वेरिएबल रेजिस्टर है। वेरिएबल रेजिस्टर जैसे आप लोगों ने रियोस्टेट पढ़ा है एज अ वेरिएबल रेजिस्टर, तो ये हमारे पास R वेरिएबल रेजिस्टर होता है, और X जो है ये हमारे पास क्या है, वो वायर है, वो कंडक्टर है, वो बल्ब फिलामेंट है, वो डिवाइस है जिसकी हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी है। इसके इस तरह से वो चार रेजिस्टेंसेस आपस में कनेक्ट करेंगे। इसमें ये जो टर्मिनल्स बनेंगे इस पूरे सर्किट के A और C, इनको हम एक स्विच की मदद से एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं ऑफ EMF E। जबकि B और D जो ये दो पॉइंट्स बनते हैं, इन दोनों के दरमियान हम गिलवानोमीटर लगा देते हैं। गिलवानोमीटर हमारे पास क्या है, एक सेंसिटिव डिवाइस है। गिलवानोमीटर हमारे पास एक सेंसिटिव डिवाइस है। सेंसिटिव किस लिहाज से कि अगर माइक्रो एम्पेयर का नैनो एम्पेयर में भी अगर करंट होगा इस डायरेक्शन में इसके अलांग, तो वो ये इसकी नीडल क्या करती है, हमें डिफ्लेक्शन देती है। दैट्स व्हाई हम इसे क्या कहते हैं, ये सेंसिटिव डिवाइस है। इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब इसमें क्या होता है, बहुत गौर से समझो। हमने इसकी डेफिनेशन कर ली, अब इसकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है, वो जो अभी मैंने बता दी बातें, फिर वर्किंग भी यही है। क्या है वो अभी हमें पता चल जाएगा, फिर हमने उसको ड्राइव करना होगा। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें दो रेजिस्टेंसेज हैं P और Q जो फिक्स रेजिस्टेंसेज हैं, R इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और X जो है ये हमारे पास कौन सी रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है। ये हम सर्किट में अटैच करते हैं एज शोन इन द फिगर। इसमें A और C जो टर्मिनल जैसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और B और D जो है इनके दरमियान एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, कंसिडर द सर्किट, कंसिडर द, आप भी साथ साथ लिखिए, ये फजूल बातें जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट एज शोन in this circuit, या in which resistances कौन कौन सी, P Q R fixed resistances, while resistance R is variable resistance,
and resistance X is unknown resistance. ठीक है, अब इस फिगर में हमने जो ए और सी पॉइंट्स हैं, अब बैटरी with a switch is connected between points A and C as shown, while गैल्वानोमीटर जो है, a galvanometer is connected between points B and D as shown. ये हमने महल्ले की शोर शाब वाले अल्फाज लिख लिए. इसका सवाल ऐसे ही आता है, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, गिव्स इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड ड्राइव इट्स रिलेशन, ड्राइव इट्स फार्मूला. सुनो इधर, वर्किंग, सारे इधर देखें. यहां से हम जैसे स्विच ऑन करेंगे, पहले स्विच ऑफ था, जैसे स्विच ऑन किया तो यहां से अगर मैं कन्वेंशनल करंट ही लूं तो ऐसे करंट आ रहा है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए. इधर जो करंट होगा वो होगा I1 और इधर जो करंट होगा वो क्या होगा I2, दो हिस्सों में डिवाइड होगा. अब लाजमी बात है, जब ये करंट इस जगह पर पहुंचेगा, ये I1 करंट जब ऐसे ऊपर पहुंचेगा तो अगेन इसके पास दो ब्रांचेस हैं, एक गैल्वानोमीटर की तरफ उसका पार्ट जा सकता है और दूसरा क्यू की तरफ जा सकता है. सेम इसी तरीके से जब करंट ये I2 यहां पर पहुंचेगा तो इसके पास भी दो है, एक इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है. तो इधर गैल्वानोमीटर की तरफ दो करंट्स आ रहे होंगे, एक I1 का कोई पार्ट हो सकता है और दूसरा I2 का कोई पार्ट हो सकता है. अगर इनमें से कोई एक करंट बड़ा हुआ दूसरे के मुकाबले में, तो एक नेट करंट होगा जो फ्लो करेगा और गैल्वानोमीटर उसके नतीजे में क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी वो बताएगा मेरे में से करंट पास हो रहा है. लेकिन अगर ये जो दो करंट्स अपोजिट डायरेक्शन से ऐसे आ रहे होंगे, अगर वो इसमें से पास करते हैं लेकिन नेट करंट जीरो हो, यानी जितना करंट ऊपर से नीचे आ रहा है उतना ही करंट नीचे से ऊपर जा रहा हो, नेट करंट जीरो हो, तो फिर गैल्वानोमीटर किसी किस्म की डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, जीरो पर ही उसकी नीडल रहेगी. और हमारा काम ही यही है कि हमने क्या करना है, इधर से ये जो रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस R है, इसको हमने चेंज करना है. इसकी वेरिएबल है तो इसकी रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं. जब इसकी रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे तो लाजमी बात है जो ऊपर करंट जा रहा होगा वो पहले के मुकाबले, अगर मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो ऊपर ज्यादा करंट पास होगा, इधर कम होगा. अगर रेजिस्टेंस कम कर दी ऊपर कम पास करेगा, इधर से ज्यादा पास करेगा. यानी ये जो करंट इधर से आगे पास होने हैं उनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, सिर्फ किसको चेंज करके, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करके. वो जो हमने क्या पढ़ा था, रियोस्टेट एज ए पोटेंशियल वेरिएबल रेजिस्टेंस पढ़ा था, वो हम यहां पर लगाएंगे. और हमारा काम क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज ने यही काम है, और हमारा काम यही है कि हमने इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट करना है कि गैल्वानोमीटर की तरफ जो दो करंट जाएंगे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, वो नेट करंट उनका कितना हो, जीरो. गैल्वानोमीटर स्विच ऑन करने के बावजूद गैल्वानोमीटर किसी किस्म का करंट शो ना कर रहा हो, ये ना नीचे से तार ही काट दे, नहीं, सर्किट काम कर रहा हो, प्रॉपर हो सर्किट, लेकिन गैल्वानोमीटर में से करंट जीरो हो जाए. जब गैल्वानोमीटर में से करंट जीरो होगा
तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो फिर हमारे पास ये एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, x इज इक्वल टू आर वेरिएबल रेजिस्टेंस Q ओवर P। ये कहां से आया, यही हमने ड्राइव करना है तीसरे पार्ट में। फिर Q और P ये तो नॉन फिक्स रेजिस्टेंसेस हैं, R की वैल्यू यहां से जो भी वेरी करेंगे वो हम मालूम कर लेंगे, वो यहां पर आ जाएगा। तो जो अननोन रेजिस्टेंस है x, फिर हम उसे यहां पर फार्मूले में वैल्यूज पुट करके मालूम कर सकते हैं। तो अब मैं दोबारा बताता हूं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। यहां से लाजिम बात है कुछ करंट ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा, जिसकी वजह से पूरे सर्किट में करंट की एक्टिविटी होगी। गिलवानोमीटर में करंट ऐसे देखो ऊपर से ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे जो करंट पहुंचेगा I1 उसके नीचे भी जाना है पार्ट और इधर भी आना है Q की तरफ। ये जो I2 इधर करंट पहुंचेगा इसने ऊपर गिलवानोमीटर की तरफ भी कुछ पार्ट जाना है, कुछ इधर भी जाना है। लेकिन हमने यहां पर R को इस तरह से एडजस्ट करना है कि गिलवानोमीटर में से ये जो करंट आ रहे हों इनका नेट करंट कितना हो, 0, यानी जितना ऊपर से नीचे आ रहा है उतना ही नीचे से ऊपर जाए, नेट करंट कितना हो जाए, 0 हो जाए। गिलवानोमीटर में से नेट करंट पास ना हो, गिलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या रहे, 0 रहे। करंट वहां पर पास करता है जहां पोटेंशियल डिफरेंस हो, जिसका मतलब है पॉइंट बी और पॉइंट डी जो होंगे दे विल बी एट द सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, करंट भी 0 हो जाए। जब ऐसा हो जाए तो हम ये कहते हैं कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है ये क्या हो गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हम ये फिर वैल्यूज इसकी R, Q और P की, Q और P की नोन होती हैं, वो हम खुद फिक्स रेजिस्टेंस लगाते हैं बाजार से खरीद के, ये इतनी वैल्यू की है। और R जो है वो हम यहाँ से मेजर करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पर, जैसे हमने पोटेंशियोमीटर वो उसमें रियोस्टेट में पढ़ा था। जब वो मेजर हो जाए तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, तो अननोन रेजिस्टेंस जो हमने ये आखिरी लगाई हुई है इसको मालूम कर सकते हैं। अब यही बात मैं एक दफा लिख देता हूं, आप भी जल्दी से लिख लें, मैं भी लिखता हूं। When switch is turned on, current flows in the circuit due to which galvanometer also shows deflection. We adjust the variable resistance R in such a way that net current in galvanometer becomes 0. Under such condition, this circuit is called balanced Wheatstone bridge. Under this condition, we can find सवाल हमारा ये बनता है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज।
व्हाट इज डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड ड्राइव इट्स फार्मूला। तो अब हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं, ड्राइव इट्स फार्मूला की तरफ। हम ये फर्ज करते हैं कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है, ये वाला पूरा सर्किट ये बैलेंस्ड है। लेट दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, ये ब्रिज है, ये सर्किट, ये जो करंट इधर से भी आ रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ब्रिज, लेकिन व्हीटस्टोन बंदे का नाम, ऐसे ही है। हाँ जी ऐसे ही। लेट दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। आप बेशक छोटे लफ्ज यूज कर सकते हैं, मैं जरा उस पर गौर करने के लिए, जोर देने के लिए बड़ा लिखा है, इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का क्या मतलब है? यानी नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वानोमीटर। ठीक है, गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा। गैल्वानोमीटर इज शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन, उसकी नीडल दरमियान में ही है। ठीक हो गया। अगर गैल्वानोमीटर में से करंट पास नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है? गौर करो इधर। अगर यहां से जो करंट आई आया, यहां पर पहुंचकर उसके पास दो ब्रांचेस थी, एक पी और दूसरा ऐसे रेजिस्टेंस आर में से थी। अगर इस ए से बी की तरफ करंट I1 जा रहा है और ए से डी की तरफ I2 जा रहा है, तो अब इसके बाद क्या हुआ कि गैल्वानोमीटर जो है उसमें करंट पास नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ यहां से आने वाला करंट वो सारा ऐसे क्यू में से जा रहा है, यानी I1 सारा का सारा इसी में से जा रहा है। उसका जो हिस्सा गैल्वानोमीटर का डिवाइड होना था वो डिवाइड नहीं हो रहा। इसी तरीके से ये जो I2 करंट इधर आर की तरफ आ रहा है, जब वो डी पर पहुंचना था तो उसने दो हिस्सों में डिवाइड होना था, एक गैल्वानोमीटर की तरफ, दूसरा एक्स की तरफ। लेकिन जब गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब गैल्वानोमीटर की तरफ करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इधर से जो I2 ए से डी की तरफ है, तो एक्स में से भी, डी से सी तक भी वो करंट कौन सा है? I2 ही है। ये पहली बात आ गई। अब हम क्या कह देते हैं? सिंस नो करंट इज flowing through galvanometer, so current through कौन सा? A to B या करंट थ्रू P, so current I1 through P is equal to करंट थ्रू Q, यानी I1। P में I1 है तो Q में भी क्या है? I1 ही है। क्लियर हो गया? आल्सो A से D तक करंट I2 है, तो इसका मतलब ऊपर गैल्वानोमीटर की तरफ नहीं जा रहा, तो D से C तक भी कितना है? I2 ही है। तो अब मैं क्या आता हूं? आल्सो करंट थ्रू R एंड X इज सेम, यानी कौन सा है? I2 है। तो इनमें से I1 है, R और X में I2 है। ये पहली बात हमें यहां से समझ आ गई। अब अगली बात, कहानी सारी वहीं पर है। क्या भला कि गैल्वानोमीटर में से करंट नहीं पास हो रहा। ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट पासेस थ्रू a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor। करंट वहीं से पास करता है, उसी कंडक्टर में से पास करता है जिसके एक एंड पर हाई पोटेंशियल हो, दूसरी तरफ लो पोटेंशियल डिफरेंस हो, एक तरफ ज्यादा पोटेंशियल, दूसरी तरफ कम। अब गैल्वानोमीटर में करंट नहीं पास हो रहा, तो इसका क्या मतलब हुआ? उसके दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का क्या मतलब है?
कि एक एंड पर 5 वोल्ट है, दूसरे एंड पर भी 5 वोल्ट है, बी पर भी 5 वोल्ट है, डी पर भी 5 वोल्ट है, डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज ही नहीं होगा तो उस कंडक्टर में से, उस गैल्वानोमीटर में से भी कोई करंट पास नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। जिसका ये भी मतलब हो गया ना कि पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो अब मैं क्या कहता हूं? एज नो करंट इज पासिंग थ्रू गैल्वानोमीटर, so its ends at point B, और दूसरा कौन सा है? एंड डी, एंड पॉइंट डी आर एट सेम पोटेंशियल। फिर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, यानी there is no potential difference so no current। जब दोनों एंड पर पोटेंशियल सेम होगा तो दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, वोल्टेज नहीं होगा, तो तब भी तो गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा। करंट वहीं से पास करता है जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो। अब यहां पर क्या है? बी और डी का पोटेंशियल सेम है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए से बी तक जितना वोल्टेज है, ये आपने फिगर में ये नहीं बनाना जो अब मैं बना रहा हूं, ए और बी के दरमियान जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज ए और डी के दरमियान भी होना चाहिए। ए और बी के दरमियान वोल्टेज जितना है 10 वोल्ट अगर है, तो ए और डी के दरमियान भी वोल्टेज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बी और डी का पोटेंशियल सेम है। इधर 5 वोल्ट, इधर भी 5 वोल्ट होंगे। इसी तरीके से अगर इधर 10 हैं तो ये जो एंड है वो इस रेजिस्टेंस के साथ भी अटैच हो रहा है, और यही एंड जो है वो बी के साथ भी अटैच हो रहा है थ्रू पी। तो इन दोनों पॉइंट्स का एक एंड तो क्या है? बी का भी ए है, डी का भी ए है। इसका मतलब ये हो गया ए और बी के दरमियान का वोल्टेज और ए और डी के दरमियान का वोल्टेज वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अब मैं क्या कहता हूं कि अंडर द बैलेंस्ड कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। ये एक बात हो गई। इसी तरीके से अब जरा देखो, बी और डी का पोटेंशियल सेम है क्योंकि गैल्वानोमीटर में से करंट नहीं पास हो रहा। इनका दूसरा एंड, बी के साथ इधर दूसरा एंड, इसको हम क्या कह रहे हैं? सी। सी इसके साथ भी अटैच है और सी जो है वो बी के साथ भी ताल्लुक रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना वोल्टेज हमारे पास किसके दरमियान है? बी और सी के दरमियान है, उतना ही वोल्टेज डी और सी के दरमियान भी होगा। तो हम यहां पर क्या कह देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज। ऐसे मैं लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी, और ये वोल्टेज क्या है? बिटवीन ए एंड डी। वोल्टेज बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर। तो ए और बी के दरमियान वोल्टेज, करंट कौन सा है? I1। रेजिस्टेंस कौन सी है? P। R की बजाय क्या यूज कर रहे हैं यहां पर? P। तो ये हो जाएगा I1P। वोल्टेज बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के दरमियान वोल्टेज, करंट कौन सा है? I2। और रेजिस्टेंस कौन सी है? R। तो ये आ जाएगा I2R। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी, करंट कौन सा है? I1। रेजिस्टेंस कौन सी है? Q। तो V इज इक्वल टू आई आर। आई आर, आर की बजाय क्या आ जाएगा? Q।
और करंट की जगह पर I1। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D, C और D के दरमियान रेजिस्टेंस कौन सी है? X। करंट कौन सा है? I2। V इज इक्वल टू IR। I है I2, रेजिस्टेंस है हमारे पास X। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, ये उम्मीद है किसी ने लिख लिया होगा, जो पहले लिखा हुआ उसकी कोई यार पिक्चर अगर मेरे साथ किसी स्टूडेंट को जरूरत हो तो शेयर कर दीजिएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करें। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, I1P इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इसकी लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करें, I1Q। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करें, I2R ओवर I2X। तो आप जरा देखें, टाइम बहुत शॉर्ट है, जरा जल्दी। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल। क्या रेशो बनी कि P और Q की जो रेशो है ये R और अननोन रेजिस्टेंस X की रेशो के बराबर होगी। तो X को इधर ले आए, इन दोनों को इधर ले जाएं, तो X इज इक्वल टू R इधर ही रहा, Q इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, P इधर आगे डिवाइड हो गया। तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज किस कंडीशन में हो? बैलेंस्ड कंडीशन में हो। यहीं से हम इंशाल्लाह दोबारा पढ़ेंगे। ये आप लोग नोट करेंगे, कल मैं ये वाली जो डेरिवेशन है इसको दोबारा हम एक दफा रिवाइज करेंगे, पहले 5 मिनट, और इसके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह कल साथ डिस्कस करेंगे। टाइम रह गया लेस देन 2 मिनट्स अभी भी, हालांकि आफ्ताब साहब बहुत गुस्से से मुझे देख रहे हैं। आप बस नोट ही करो, बाकी बातें इतना जल्दी में मैं क्या से रिवाइज करूं, आराम से हम करेंगे। लेकिन आप लोगों ने मेहरबानी करके इसे समझना है, मैंने सारा समझा दिया, कोई मुश्किल नहीं है। अभी बज़ाहिर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछे। अभी मैं इस पर एक और बात करता हूँ। अब ये याद रख लो यार, सवाल क्योंकि बहुत टॉपिक बहुत अहम है था या है, इस वजह से मैंने बड़े अभी रिवीजन में भी, स्पेशली डेरिवेशन पे कल मुझे थोड़ी सी जल्दी थी क्योंकि वो एंड भी करना था, तो मुझे टेंशन थी कि शायद रह ना जाए आप लोगों से, बाद में मसला ना हो। इस वजह से मैंने अभी भी कोशिश की है कि आराम सुकून से समझा दूं। अच्छा अब मैं इसके ये जो ऐसे बना हुआ है इसमें ये पी क्यू आर एक्स की बजाय ये वाला यूज करूँ, R1 R2 R3 R4। आप दोबारा ये बनाएंगे और इसमें पी क्यू आर एक्स की बजाय क्या लिखेंगे? R1 R2 R3 R4। अब मैं जरा इसको ऐसे खींच रहा हूँ और ऊपर से नीचे ऐसे कंप्रेस कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यानी ऐसा जो सर्किट हो वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट ही है। R1 R2 R3 R4 ये ठीक है। अब इसमें दो सवाल बनते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, अगर आपने ये एक दफा बना लो, ये सारे ये जो सर्किट है ये बनाएं। बना लिया ना सबने? देखें। यस सर। हाँ जी, अगर आपने ये बना लिया तो आप यही लिखेंगे कि दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट्स व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी जुमला नीचे लिखो, दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स व्हीटस्टोन ब्रिज। जी, ये अगर आप लोगों ने लिख लिया, अब मैं यहां से ये हटा देता हूं और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा, तो अब भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है।
अभी भी ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, R5 सिर्फ गिलवानोमीटर की जगह। ये R1 है, फर्ज कर लें ये क्या लिखूं, 2 ओम है। ये हमारे पास 4 ओम है। ये हमारे पास 3 ओम है। और R4 जो है ये हमारे पास 6 ओम है। सबसे पहले मैं ये कहता हूं, व्हाट इज करंट flowing through 10 ohm through 10 ohm resistance। ठीक है, ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है रेड कलर वाली, इसमें कितना करंट पास हो रहा है। लेकिन आप जब सर्किट आप ये देखेंगे, चाहे इस शेप में आए या इधर यही वैल्यूज मैं इसमें लिख दूं, R1 R2 R3 R4 ऐसे, और क्या लिख दूं 2 ओम 4 ओम 3 ओम 6 ओम, और ये दरम्यान में गैल्वानोमीटर की जगह पर रेजिस्टेंस लगा दूं, तब भी यही सर्किट है। कोशिश करें कि एक ऐसा खुद से बना लें ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो आपको जहन में। ठीक है, तो जब ऐसा सर्किट है आप सबसे पहले ये पहचानेंगे इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। मैं जरा ऐसे लिख देता हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। ठीक, मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा है इधर, एक लफ्ज शायद लिखना पड़ जाए। अब मैं R1 और R2 की, आपको पता है ये R1 होगी, ये R2 होगा, ये R3, ये R4, ये भी याद रखना है। R1 ओवर R2 रेशो लूं, वो 2/4, तो वो कितना आ जाएगा 1/2। एंड R3 और R4 की रेशो लूं, ये 3/6, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब है R1 ओवर R2 की रेशो 1/2 और R3 और R4 की रेशो वो भी 1/2 है। ये रेशोज आपस में बराबर हैं, तो ये कौन सा होगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। ये बैलेंस्ड है, तो ये दरमियान वाले जो पॉइंट्स हैं, इसको B और D अगर हम जो कहते हैं, ये A और C हो गए, तो आप क्या कहेंगे, सो देयर इज no potential difference between B and D points। ऐसे तो आप वहां पर नहीं लिखे, वहां B और D नहीं लिखे हो, तो आप ये कहेंगे there is no potential difference या voltage across R5 यानी 10 ओम रेजिस्टेंस। 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, there is no potential difference अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। ठीक है, जब 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है तो फिर हमारे पास क्या है, यानी वोल्टेज इज इक्वल टू 0, क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो करंट का क्या फार्मूला होगा, सो करंट अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस इज आल्सो 0, यानी नो करंट इज फ्लोइंग। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, V कितना है 0, R कितना है 10 ओम, तो ये कितना आ जाएगा 0 एम्पेयर, नो करंट। ठीक है, अब ये तो मैं डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं ये। ठीक है, तो ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन फिलहाल हम करें और आप भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लिखेंगे। अब मैं यहां पर इसके साथ एक और सवाल ऐड कर देता हूं, ये सॉल्यूशन आ गया, मैं एक और सवाल ऐड करता हूं, भला क्या, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कि सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है। रेजिस्टेंस वो काउंट होगी ना जो करंट को अपोज कर रही हो, और जब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो फिर तो R5 में से करंट ही नहीं पास करेगा, तो इसका मतलब है वो करंट को कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगी।
तो ये दरमियान वाली जो रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी। तो ये अगर ए पार्ट को अगर मैं हल कर रहा हूं, ये ए है ये बी है, तो बी पार्ट के लिए मैं ऐसे लिखता हूं, सिंस इट इज बैलेंस्ड Wheatstone bridge circuit, so exclude R5 equal to 10 ohm resistance, 10 ohm resistance exclude कर दें। जब 10 ohm resistance exclude कर देंगे, क्यों? Because current in it is 0। जिसको अभी भी मसला हो तो वो साथ ये भी लिख दे, क्योंकि करंट उसमें पास नहीं हो रहा इसलिए वो करंट को अपोजिशन ही नहीं ऑफर कर रही, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट में शामिल कैसे हो सकती है? इसलिए हमने उसे सर्किट में से इसको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक हो गया। तो अब बाकी सर्किट क्या बचेगा? सिर्फ इधर देखो, यहां से ये रेजिस्टेंस R1 आ जाएगी, ये R2 आ जाएगी, और नीचे क्या आ जाएगा, ये R3 आ जाएगी, और R5 एक्सक्लूड हो गई, और ये हमारे पास R4 आ जाएगी। सिर्फ यही बचेगा सर्किट में। तो अब अगर गौर करो तो यहां से जो भी करंट आएगा, जो पहले इधर डिवाइड हो सकता था अब इधर डिवाइड नहीं होगा, वो तो सारा ही आगे जाएगा। इसका मतलब है R1 और R2 तो सीरीज में है, और इसी तरीके से R3 और R4 पैरेलल में है। तो पहले इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आप इवैल्यूएट करेंगे। मैं किधर करूं? मैं इधर हल कर लेता हूं। इसको इधर ही करते हैं। आप क्या कहेंगे? सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज, ये सीरीज में है। जब ये सीरीज में है तो ये 2 ओम और ये 4 ओम, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं कह देता हूँ R6। वो कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2, तो वो 2 प्लस 4 कितनी आ जाएगी? 6 ओम। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये 6 ओम की एक रेजिस्टेंस आ गई। इन नीचे वालों को ऐड करेंगे तो ये नीचे एंड R3 एंड R4 आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है। तो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? उसे R7 लिख देता हूं, तो वो आ जाएगा R3 प्लस R4, तो ये 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 ओम। तो दो रेजिस्टेंसेस आ गई, एक 3 ओम की और दूसरी हमारे पास कितनी आ गई? सॉरी, एक 6 ओम की और दूसरी 9 ओम की। तो ये जो सर्किट है, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अगर गौर करो तो ये ऐसे बन जाएगा, R1 और R2 की जगह पर रेजिस्टेंस आ गई R6, और R3 और R4 की जगह पर रेजिस्टेंस आ गई है R7। ठीक है। R6 जो है वो हमारे पास कितनी है? 6 ओम, और R7 जो है ये कितनी है? 9 ओम। अब ये दोनों क्या हैं? R6 एंड R7 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में हो तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी एंड वाली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो क्या फार्मूला होगा? 1 ओवर आर इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। और मैंने बताया है कि अगर दो ही हो तो फिर पैरेलल रेजिस्टेंस मालूम करने क्या है? एलसीएम ने ऊपर हल करेंगे, यही आंसर आएगा जो भी मैं लिख रहा हूं। दोनों का प्रोडक्ट लें और नीचे दोनों का सम लें। ऊपर दोनों का प्रोडक्ट 6 और 9 का प्रोडक्ट, और नीचे दोनों का सम 6 प्लस 9, तो ये 9 6 आर 54, 9 और 6 ऐड करेंगे तो 15। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। आगे से आप बेशक पॉइंट्स में लिखना चाहें लिखें। हाँ भाई, बात समझ में आई? तो ये मैंने 2 सवाल करवाए हैं। पहला क्या सवाल आ गया? ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट चाहे इस शेप में आए चाहे इस शेप में आए, उसमें दरमियान वाली रेजिस्टेंस का वो करंट या वोल्टेज पूछ लेते हैं। तो अगर ये बैलेंस्ड हो तो ये क्या है हमारे पास? व्हीटस्टोन ब्रिज। और ऑब्जेक्टिव के लिए जब मैं कह रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो इसी से रिलेटेड होगा, वो बैलेंस होगा। लेकिन पहले ये लिखना, अगर शॉर्ट में है तो ये लिखना पड़ेगा।
उनकी रेशियो चेक करेंगे, R1 R2 की रेशियो, R3 R4 की रेशियो बराबर है या नहीं है। अगर वो बराबर हो तो वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के में ये दरमियान वाले पॉइंट्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस लगी होती है, जो ऊपर और नीचे वाले को कनेक्ट कर रही होती है, उसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो होते हैं। वोल्टेज जीरो होगा, करंट भी जीरो होगा। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो R5 को एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं पास हो रहा, तो ये करंट को रेजिस्टेंस कैसे ऑफर करेगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है पूरे सर्किट की, तो उसमें तो वो कंपोनेंट शामिल होंगे जो सर्किट में करंट को अपोज कर रहे हैं। तो R5 इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट। ठीक है, तो R5 इज रिमूव्ड, इज एक्सक्लूडेड। तो बाकी ये R1 R2 R3 R4 ये ऊपर वाली दोनों सीरीज में आ जाएंगी, नीचे वाली दोनों सीरीज में आ जाएंगी। जब ये सीरीज में आएंगी तो हमें पता है दोनों को साम लेना, ऊपर 6 ओम, नीचे क्या आ जाएगा 6 + 3 9 ओम, ऊपर 6 और नीचे 9 ओम। ये दोनों क्या आ जाएंगी, पैरेलल में आ जाएंगी। पैरेलल का ये हमने आंसर है, तो पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। अब जरा एक और मैं जरा हल करता हूं। वो क्या है, देखिए यही मैं सर्किट बना रहा हूं। चलिए अब मैं दूसरा बना देता हूं। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट ही है, बैटरी से कनेक्ट करूं या ना करूं। और मेरा सवाल ये है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अब अगेन देखो, क्या R1 R2 की रेशियो क्या आ रही है 1, R3 R4 की रेशियो क्या आ रही है 1। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया, R1/R2 = R3/R4। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। जब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो दरमियान वाली रेजिस्टेंस क्या होगी, एक्सक्लूड हो गई। यहां पर मैं लिख देता हूं, इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहले क्या आ गया, सो एक्सक्लूड सेंट्रल रेजिस्टेंस, ऐसे नाम दे देते हैं, सेंट्रल रेजिस्टेंस 10 ओम। बाकी अब जरा कैलकुलेट करें क्या बनेगा। ये जब एक्सक्लूड कर दी तो यहां से जो भी करंट आएगा वो सारा इधर पास करेगा, इधर करंट कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो गई तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहां से ये सर्किट क्या बनेगा, ऊपर और नीचे एक रेजिस्टेंस। ये 5 और 5 ऐड हो गए तो 5 + 5 कितना आ जाएगा 10 ओम। ये यहां से जो करंट आएगा, इधर ऊपर करंट नहीं जाएगा तो यही करंट इसमें जाएगा। तो ये जो दो रेजिस्टेंसेज हैं ये भी सीरीज में आ गई, तो ये भी 5 + 5 कितना आ गया 10 ओम। जब ये सीरीज में आ जाए तो अब इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/Re = 1/R1 + 1/R2। ये दो हैं तो क्या फार्मूला है, दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करें और नीचे दोनों को ऐड करें। तो 10 10s कितना आ जाएगा 100, ये 10 10 और नीचे दोनों को ऐड करें 10 + 10 तो ये 20, सॉरी ऊपर 100 और नीचे 20, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10 तो ये 5 ओम आ गया। तो क्या आंसर आया यहां पर आया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू any one of the
रिमेनिंग इक्वल रेजिस्टेंसेस, सारी बाकी 5 5 5 हैं तो उनमें से किसी की वैल्यू यानी 5 ओम के ही बराबर होगी। तो क्या कंक्लूजन आया, मैं यहां पर ये ऐसे बना दूं, आर 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 और यहां पर गैल्वानोमीटर ये भी लगा देता हूं, तो मैं कहता हूं फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ही होगी। ठीक है, हमने उसे सॉल्व भी कर लिया ताकि आपको रटना ना पड़े, आपके जहन में ये आ जाए कि ये हमने तो सॉल्व किया हुआ है। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स किए।